नमस्कार, माइको एफएम में आपका स्वागत है। आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी परिणीता का तीसरा भाग। चारूबाला की माँ का नाम मनोरमा था। ताश खेलने से बढ़कर उन्हें और कोई शौक न था, परंतु जितनी वह खेलने की शौकीन थी उतनी उनमें खेलने की दक्षता न थी। ललिता उनकी तरफ से खेलती थी तो उनकी यह कमी पूरी होती थी। मनोरमा के ममेरे भाई गिरीन्द्र के इधर आने पर मनोरमा के घर ताश की बाजियां कई दिन से बराबर दोपहर को जमती है। गिरीन्द्र अच्छा ताश खेल लेता है। वह सदैव मनोरमा के विपरीत खेलता था। इस कारण उसे ललिता का सहयोग बहुत ही आवश्यक था। उसके खेलने पर ही जोर तोड़ की बाजी होती थी। थिएटर से लौटने के बाद दूसरे दिन ललिता मनोरमा के घर ठीक समय पर जब ना आई तो मनोरमा ने अपनी नौकरानी को उसे बुला लाने के लिए भेजा। उस समय अंग्रेजी की किसी किताब का बंगला में अनुवाद कर रही थी, इसलिए वह नहीं गई। फिर उसकी सखी चारूबाला उसे बुलाने के लिए आई, परंतु उसके कहने पर भी ललिता नहीं आई। जब मनोरमा स्वयं ही बुलाने के लिए आ उपस्थित हुई, उसकी कॉपी और किताब को एक ओर रखते हुए बोली, चल ललिता, तुझे बड़ी हो जाने पर जज नहीं बनना है। आज ताश खेलना ही पड़ेगा, चल जल्दी चल। ललिता परेशानी में पड़ गई। रुआंसी होकर उसने अपनी कठिनाई बतानी शुरू की। उसने कहा, आज मेरा पहुंच सकना कठिन है, कल अवश्य आऊंगी। और भी तरह तरह की अनुनय भी नहीं की, परंतु उसने जरा भी नहीं सुना। ललिता की मामी के कहने पर मनोरमा उसका हाथ पकड़कर लिवा लाई। आज भी वह गिरीन्द्र के विपक्ष में खेली, परंतु दिल न लगने के कारण खेल में तनिक भी मजा न आया। खेल के प्रारंभ से अंत तक वह उद्भ्रांत तथा मलिन बनी रही। हृदय में एक धुकधुकी सी उठती रही। किसी तरह उसने जल्दी ही खेल खत्म किया और वहां से चली गई। जाते समय गिरीन्द्र ने कहा, कल तो आप टाल गई, केवल रुपया भेजकर ही रह गई। चलिए कल फिर देखने चलेंगे। मीठे स्वर में ललिता ने कहा, नहीं, कल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुस्कुराते हुए गिरीन्द्र ने फिर कहा, मगर अब तो आप ठीक है ना? चलिए, कल तो आपको जरूर चलना होगा। मैं तो कल बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकूंगी। नहीं नहीं, मुझे तो कल बहुत काम है। यह कहकर वह तेजी से वहां से निकल गई। आज उसका मन केवल शेखर के भय से ही नहीं लग रहा था, यह बात ना थी, पर ना मालूम क्यों आज उसे लज्जा लगती थी। शेखर के ही घर की तरह पास के घर में भी ललिता का छोटेपन से आना जाना तथा खेलना कूदना था। उससे किसी भी तरह का कोई पर्दा न था। यही कारण था कि उसने चारू के मामा से भी पर्दा न किया। बात करने में भी उसे किसी तरह की हिचक मालूम न हुई, परंतु जाने क्यों बार बार उसके हृदय में यह बात उठने लगी कि इस थोड़े से समय के परिचय में ही गिरीन्द्र ने उसे इस प्रकार प्यार भरी दृष्टि से क्यों देखना शुरू कर दिया। आज के पहले उसने कभी ख्याल भी न किया था पुरुषों की प्रेमपूर्ण निगाहें भी इतनी गहरी लज्जा का सृजन कर सकती है। क्षण भर की झिझक के पश्चात ही वह अपने घर से शेखर के घर चली गई। शेखर के कमरे में सीधे पहुंचकर वह अपने काम में व्यस्त हो गई। बचपन से ही ललिता शेखर के तमाम काम करती आ रही है। शेखर की पुस्तकें सजाने तथा अस्त व्यस्त चीज़ों को कायदे से सजा देने में उसको आनंद मिलता था। अब तो ऐसा था कि शेखर के कमरे में कोई जाता ही ना था। यदि किसी दिन ललिता ना आ पाती तो शेखर के कमरे में कबाड़ी की दुकान का सा सामान फैला रहता था। कहीं कपड़े पड़े होते तो कहीं दवात गिरी होती और कहीं किताबें इधर उधर पड़ी होती। 5-7 दिन से ताश के चक्कर में पड़कर ललिता ना आ सकी। इससे कमरे का और भी बुरा हाल था। सारी चीजें इधर उधर फैली थी। मालूम होता था कि सभी चीजों को किसी ने जानबूझकर इधर उधर फैलाया है। ललिता अपने काम में लग गई और सभी चीजों को यथास्थान रखना शुरू कर दिया। वह शेखर के आने से पूर्व ही सब काम समाप्त करके चले जाने की धारणा में थी और जल्दी जल्दी कार्य करने लगी। भुवनेश्वरी के घर ललिता फुर्सत पाने पर आती और उसके पास बैठती। इस घर के सभी लोगों से उसका घर का सा व्यवहार था। इस घर के सभी लोग भी उसको घर का ही सदस्य समझते थे। माता पिता के देहांत के समय उसकी उम्र 8 वर्ष थी, अतः विवशतावश मामा के यहाँ आना पड़ा था। उसी समय से वह शेखर को छोटे भाई की भांति घेरे रहती है तथा उससे ही इतनी शिक्षा प्राप्त की है। सभी को यह मालूम है कि ललिता पर शेखर का बहुत प्रेम है। वह प्रेम बदलकर कहाँ से कहाँ जा पहुँचा है, इसका किसी को पता न था। ललिता स्वयं भी ना जानती थी।
सब केवल इतना ही जानते हैं कि वह बचपन से ही शेखर के निकट रहती है और उससे असीम आदर पाती है। अब तक उनमें से किसी को भी यह अनुचित नहीं लगा था। फिर शेखर ने ललिता के साथ कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं किया कि उस पर किसी का ध्यान विशेष रूप से पड़ता। किसी ने यह भी स्वप्न में ख्याल ना किया था कि इस घर की बहू ललिता बनेगी या बन सकती है। इस बात की कल्पना दोनों के परिवारों में से किसी को ना थी। भुवनेश्वरी ने भी कभी ऐसा ना सोचा था। ललिता ने सोचा था कि वह काम समाप्त करके शेखर के आने से पूर्व ही कमरे से चली जाएगी, लेकिन उसकी मनोभावनाओं के चंचल होने के कारण घड़ी की ओर दृष्टि ही ना गई। समय काफी हो गया। कमरे के सामने जूतों की चरमराहट से उसे होश आया और सिर पिटाकर वह एक ओर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर पहुंचते ही शेखर ने कहा, ओह अहो भाग्य, तुम आई हो। कहो कल कितनी रात बीते लौटी। ललिता चुपचाप खड़ी रही। शेखर एक आराम कुर्सी पर बैठकर कहने लगा, कहो कल तुम कितने वक्त लौटी। आखिर 2 बजे या 3 बजे। क्या मुंह से बोल नहीं फूटता। ललिता फिर भी चुपचाप ही खड़ी रही। उसे चुप देखकर शेखर ने गुस्से से कहा, यदि बोलना ही नहीं है तो खड़ी क्यों हो। नीचे चली जाओ, माताजी बुलाती हैं। ललिता मुंह फीका किए हुए नीचे चली आई। भुवनेश्वरी रसोई घर में बैठी जलपान का सामान थाली में सजा रही थी। उनके समीप आकर ललिता ने पूछा, माताजी आपने मुझे बुलाया है। नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। यह कहते हुए उन्होंने ललिता की तरफ देखा और कहने लगी, तुम इतनी सूखी सी क्यों हो ललिता। मुझे लगता है कि तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। ललिता ने उत्तर में गर्दन हिला दी। भुवनेश्वरी ने कहा, अच्छा ले, नाश्ते की थाली अपने दादा को दे आ। थोड़ी देर पश्चात ललिता थाली लिए हुए कमरे में आई। उसने देखा कि शेखर पहले की तरह आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटा है। अभी तक उसने दफ्तर वाले कपड़े नहीं उतारे थे, हाथ मुंह भी नहीं धोया। उसके नजदीक आकर ललिता ने कहा, नाश्ता लेकर आई हूँ। आंखें बंद किए शेखर ने कहा, कहीं रख दो। परंतु ललिता नाश्ते की थाली लिए वहीं पर चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने वैसे आंखें तो नहीं खोली थी, फिर भी उसे ज्ञात हो रहा था कि ललिता गई नहीं, वह मूर्तिवत खड़ी है। 2-3 मिनट चुप रहने के बाद शेखर ने कहा, कब तक इस प्रकार खड़ी रहोगी। अभी मुझे देर है, नाश्ते को रख दो और जाओ। यह सुनकर ललिता मन ही मन कुछ बिगड़ रही थी। फिर भी अपने मंद स्वर में ही उसने कहा, देरी है तो कोई बात नहीं, इस समय मुझको भी कोई काम नहीं है। इस बार शेखर ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, बड़े भाग्य, जुबान का ताला तो टूटा। अगर नीचे काम नहीं है तो पड़ोसी के घर में तो बहुत काम होगा। यदि वहाँ भी काम नहीं है और आगे वाले घर में कोई ना कोई काम अवश्य होगा। एक ही घर तो तुम्हारा नहीं है, कई है ना। हाँ है, तो मेरे कई घर हैं। यह कहती हुई नाराजगी से भरकर नाश्ते की थाली को वहीं मेज पर रखकर तेजी से कमरे के बाहर चली गई। उसको जाते देखकर शेखर ने जोर से कहा, ललिता जरा संध्या समय कुछ सुन जाना। नीचे ऊपर हजारों बार जाने की मुझ में शक्ति नहीं है। ललिता यह कहकर नीचे चली गई। माँ ने उसे देखते ही कहा, बेटी भैया को नाश्ता दे आई, पर यह पान ले जाना भूल ही गई। ललिता ने कहा, माँ मुझको तो बड़ी भूख लगी है, इस समय पर ऊपर ना चढ़ सकूंगी, किसी दूसरे के हाथ से पान भिजवा दो। ललिता के सुंदर मुख की झल्लाहट और परेशानी की लालिमा के चिन्हों को देखकर भुवनेश्वरी ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, अच्छा ले तू खा पी ले, पान किसी नौकरानी के हाथ भेज देती हूँ। ललिता ने कुछ भी नहीं कहा और भोजन करने के लिए जा बैठी। शेखर पर उसको गुस्सा आया। थिएटर देखने भी नहीं गई, फिर भी शेखर ने उसे बहुत भला बुरा सुनाया। ताश खेलने के लिए चारू की माँ उसे जबरदस्ती ले जाती है। उसकी मजबूरी को शेखर ने नहीं देखा और तमाम कहा सुना। इसी के कारण जब शेखर दफ्तर चला जाता तो वह दोपहर को आती और सभी चीज़ें साफ करके यथास्थान रख जाती थी। शेखर के आने के पहले ही वह चली जाती थी। शेखर को बाद में अपनी भूल मालूम हुई। उसे पता चला कि ललिता उस दिन थिएटर देखने नहीं गई थी। अपनी भूल मालूम होने पर उसे बड़ा दुख हुआ, इसलिए 2 दिन उसने ललिता को बुलाने के लिए आदमी भेजा, फिर भी ललिता नहीं आई। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, परिणीता का यह भाग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की कहानी दूसरे भाग में। साथ ही साथ अगर आपकी कोई पसंदीदा कहानी है तो
कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद।